जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यूट्यूब की अपनी इस क्लास में। पढ़ते हैं आज हम एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2 क्लास टेंथ एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। 1 भी अच्छा है लेकिन 2 से पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया के नेशनलिज्म की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। बहुत सारे महावीरों महापुरुषों ने इंडिया के लिए लड़ाई लड़ा, तब जाकर इंडिया इतना बेहतरीन देश बना है। तो हम लड़ने तो नहीं जा रहे, तो उनके बारे में पढ़ तो लें क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, सब किताबों में चैप्टर लिखा है। चैप्टर आप किताबों से पढ़ लीजिए, टॉपिक की कहानियाँ मुझसे सुन लीजिए। तो शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। थोड़ा सा नेशनलिज्म शुरुआत करने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा नहीं करनी है, वहाँ से रिलेटेड है अपनी कहानी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है साथी, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर दो ग्रुप्स थे। तो एलाइड पावर में बहुत सारे लोग थे, जैसे यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान था, फ्रांस था, ये सब लोग एलाइड पावर में थे। उसके जो अगेंस्ट में थे, जो सेंट्रल पावर थे, वो ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी, ये सब अगेंस्ट में थे एलाइड पावर के। अब होता क्या है कि जब युद्ध होती है तो युद्ध में जो सेंट्रल पावर है वो हार जाती है। अच्छा, ये युद्ध हमारे देश से कैसे रिलेटेड है, इसको जानना जरूरी है। असल में ये जो ब्रिटेन देश है, आप जानते हैं हम अंग्रेजों के बहुत सालों तक गुलाम थे, तो ब्रिटेन के हम गुलाम थे। तो ब्रिटेन की इंडिया क्या है, कॉलोनी है। तो कॉलोनी होने के कारण इंडिया को क्या सफ़र करना पड़ा इस युद्ध में, हमें थोड़ा इसको जानना है। ठीक, तो बहुत सारी, जैसे अब कभी भी वॉर होता है बेटे, तो जब भी वॉर होता है तो बहुत सारे इसमें पैसे खर्च होते हैं। जब पैसे खर्च होंगे तो पैसे कहीं से न कहीं से तो आएंगे ही। अब वो पैसे इनको ब्रिटेन को लाना है तो कहाँ से लाएंगे, इंडिया से लेकर आएंगे। ठीक, अब कैसे पैसे लाएंगे, इनकम बढ़ा देते हैं और कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं। ड्यूटीज़ इनकम बढ़ा देते हैं, मतलब इनकम टैक्स, इनकम नहीं बढ़ा देते, इनकम टैक्स बढ़ा देते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को अब इनकम टैक्स देना पड़ता है, अब कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा देनी पड़ती है। ये सब जब बढ़ गई तो ऐसे में जो वस्तु है, जो पहले 1 रुपये की मिलती थी, अब वो 2 रुपये की मिलने लग जाती है। मतलब वस्तु का दाम भी बढ़ जाता है। इससे आम जनमानस में क्या होता है बेटा, महंगाई बढ़ गई है, उसको तो ज़्यादा जब देना पड़ेगा और टैक्स भी देना है, वस्तु का दाम भी महंगा है, 2 चीज़। और तीसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में फूड स्कैरसिटी, यानी खाद्य को लेकर भी बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने के कारण क्या होता है, उत्पादन या फसल अच्छा नहीं होता है, मौसम की वजह से फसल खराब हो जाती है। तो और युद्ध में बहुत सारी फसल वहाँ भी भेजी जा रही थी, तो हमारे देश में फूड की कमी हो गई, लोग को खाना टाइम से नहीं मिल रहा है। अंग्रेज और क्या क्या करते थे, हमारे लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करा लेते थे। अब हमको जब सेना में भर्ती करा लेंगे तो अब हमारे बहुतों की नहीं है इच्छा लड़ने जाने के लिए, क्यों हम आपके लिए लड़ाई करें। तो ऐसे में क्या होगा कि इंडिया के बहुत सारे लोग नाखुश हैं। खैर नाखुश हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो वो जो कुछ करने के लिए लोग आएंगे, वो महापुरुषों की चर्चा अभी की जाएगी। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। और क्या होता है, अभी नेशनलिज्म की स्टोरी शुरुआत हो रही है, अभी ये सब की टॉपिक पे नहीं चले हैं, अभी यहाँ पे पहुँचेंगे। तो और क्या क्या होता है, जैसे एक इन्फ्लुएंजा फैल जाता है, प्लेग, जिसमें एक रिपोर्ट आती है कम से कम 13 मिलियन लोग मर जाते हैं उस प्लेग की बीमारी के कारण। अच्छा, लोगों को क्या लगता है, लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि ये अगर वॉर ख़त्म हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। ठीक, तो ये वॉर चल रही थी। अच्छा, इंडिया में क्या स्थिति है, अब इंडिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब इंडिया में इसी समय 1915 में एक आदमी आता है, वो महान व्यक्ति आते हैं जिसकी अभी तक चर्चा होने वाली थी, महात्मा गांधी जी आते हैं। कहाँ से आते हैं, अफ्रीका गए थे, अफ्रीका में वो आंदोलन कर रहे थे। अफ्रीका में वो 1906 में रेसिज्म को लेकर वो एक आंदोलन करके आए हुए थे हैं। अब वो आंदोलन में सफल होकर आए थे। रेसिज्म मतलब काले गोरे, ये सब टाइप का रेस को लेकर जो आंदोलन था साउथ अफ्रीका में, आप जानते होंगे, ये साउथ अफ्रीका की बात हो रही 1906 में
वो वहाँ पर एक सफल आंदोलन कंप्लीट करके आते हैं और भारत में आते हैं। जब कोई व्यक्ति कहीं सफल होकर आता है तो भारत में ऐसा लगता है जैसे हीरो है, तो हीरो की एंट्री होती है। और सच में गांधी जी महापुरुष थे। हाँ, कैसी भी इंटेंशन अपने मतलब कैसी भी विचारधारा उनके प्रति रखिए, लेकिन गजब आदमी थे और उनका कैरेक्टर गजब था, महापुरुष थे। दुनिया के किसी और देश में रहे होते तो पूजे जाते, हमारे देश में है तो कुछ भी आप कह लीजिए। चलिए थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब वो भारत में आते हैं तो भारत में देखते हैं कि भारत, उनको ऐसा महसूस होता है, शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो साउथ अफ्रीका जैसे कठोर, निर्दयी, क्रूअल नहीं है। ऐसा उनके दिमाग में पहले एक पिक्चर बनता है। तो वो क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि ये, खैर आपकी किताबों में डायरेक्ट आंदोलन के बारे में चर्चा है, जैसे खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, लेकिन उससे थोड़ा हट के थोड़ा जान लेते हैं। होता क्या है, स्टोरी में कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत वो भी मदद करा देते थे अंग्रेज़ों का। चलिए ठीक है, मदद कर लीजिए। जैसे कि अंग्रेज हमको कहे थे, मतलब भारतीयों को कहे थे कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, इस युद्ध को ख़त्म हो जाने के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है शासन आपका ही रहेगा, उत्तराधिकार आपका ही रहेगा, आप ही लोग मतलब शासन कीजिए, लेकिन जो आप बिल बनाइए, जो भी लॉ लाइए, उस पे साइन जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हमारे यहाँ के राजा रानी हैं, उनका रहेगा। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो उनको लगा कि ठीक है, डोमिनियन, हम युद्ध में इनकी मदद कर देते हैं, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। अब अंग्रेज मान रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अंग्रेज की स्थिति उस समय हाथी के पाँव के नीचे दबी हुई थी। मतलब युद्ध चल रहा था ना, युद्ध में तो कुछ भी आदमी वादा कर देता है। तो होता क्या है कि उसी समय क्या होता है कि एक जगह है चंपारण, जहाँ पर गांधी जी सबसे पहला आंदोलन करते हैं। उस वाली स्टोरी को पुराना छोड़ दीजिए, अभी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी बहुत मदद में सपोर्ट पे कह दिए, गांधी जी भी मदद करवा देते हैं कि जाइए आप लोग भी, कोई दुश्मन अभी कमज़ोर है तो उसकी साथ दीजिए, जब वो ताकतवर हो जाएगा तो उससे युद्ध किया जाएगा। चलिए समझते हैं। पहला आंदोलन था 1917 में, ये आंदोलन था चंपारण का। चंपारण एक जगह है बिहार में। तो वहाँ पर क्या थी कि खेती, जो नील की खेती की जाती थी, नील की खेती नील कपड़ों को रंगने उगने के लिए होती है, कलर करने के लिए होती है, तो नील की खेती की जाती थी। तो वहाँ पर जो अंग्रेज था, मालिक था, वो क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करा रहे थे और कम वेजेस देते थे, मतलब पैसा कम देते थे। होता क्या था कि कंटिन्यूस आप अगर एक ही फसल बार बार मिट्टी में बोओ तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो ख़राब हो जाती है। अब बार बार नील की खेती तो हो रही थी, लेकिन अब नील इस टाइम पीरियड तक आते आते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया था। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं रह गया था कि अब जो कपड़े थे वो ब्रिटेन से मिल से बन कर आ रहे थे कपड़े, उसमें ये नील की ज़रूरत थी ही नहीं। तो ऐसे दशा में क्या हुआ, जो नील की खेती कर रहे किसान है बेचारे, वो और गरीब हो गए, क्योंकि अब उनकी सामानें कोई खरीदे नहीं और ज़बरदस्ती उनको उगाना रहे। तो ऐसे में वो चाहते थे कि उसको इनसे छुटकारा मिल जाए। और जो अंकुल वहाँ के कुछ अंग्रेज अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने क्या सोचा कि गुरु जब ये छुड़वाना ही चाहते हैं, ये जो बॉन्ड है हमारा, तो एक काम करो, कुछ पैसा ले लो। इतिहास मतलब हिस्ट्री जब प्रॉपरली आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 कठिया प्रणाली इसी को कहा जाता है। 3 कठिया मतलब 3 गुना आप लगान दे दो एक बार, उसके मतलब 3 बार जितनी वैल्यू है उसके 3 गुना आप हमको, मतलब जितना वो निर्धारित किए हैं आप दे दीजिए, ले जाइए, आप छोड़ देंगे हम आपका किस खेत, आप जो बोझना चाहें बोलें। अब किसान की स्थिति इतनी ख़राब थी, इतनी दयनीय थी, ये टाइम पीरियड जो आपको खुद ही बता रहा हूँ कि अकाल की, महामारी की स्थिति है, वहाँ खाने को नहीं है, वो 3 गुना पैसा क्या देगा, कुछ नहीं पैसा देगा। तो ऐसे में गांधी जी आते हैं, आंदोलन करते हैं, और चंपारण का आंदोलन सफल आंदोलन, उनका पहला आंदोलन और सबसे सफल आंदोलन रहता है। और वो उस अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पर जो आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये होता है कि भाई अब आप जो खेती करना चाहें करें, ज़्यादा उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ ये पहला आंदोलन सबसे सफल आंदोलन रहा। दूसरा आंदोलन था 1917, जो आपकी किताबों में आंदोलन आने वाला है उस सब के बारे में चर्चा हो रहा है। 1917 में एक आंदोलन हुआ खेड़ा, गुजरात में एक जगह है खेड़ा। तो क्या हुआ, वहाँ पर किसानों द्वारा
जो टैक्स देने, रेवेन्यू देने से मतलब क्या कहते हैं संबंधित ये वाला खेड़ा आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन में क्या था कि वहाँ पर प्लेग के कारण लोग क्या कहते हैं फसल अच्छी नहीं हुई, कोई फसल नहीं हुई ढंग से। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रेवेन्यू दे सकें, मतलब टैक्स दे सकें, लेकिन टैक्स ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था। तो गांधी जी वहाँ पहुँचे, आंदोलन किए और फिर सरकार ने ये मान लिया कि गुरु टैक्स नहीं देना है, मत दो टैक्स। अब एक काम करो, जिसको जो दे सकता है दे, जिसको नहीं देना है ना दे। मतलब ये भी आंदोलन सफलता से कंप्लीट हुआ। एक आंदोलन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था, वहाँ वेजेस को लेकर आंदोलन था। तो आंदोलन कुछ ऐसा था कि जैसे जब बीमारी फैली थी तो बहुत सारे वर्कर काम करने नहीं आ रहे थे, तो मिल मजदूर जो मिल के मालिक थे उन्होंने मजदूरों से अपील की कि जो इस समय हमारे यहाँ वर्किंग करने आएगा हम उसकी जो तनख्वाह है उस पर 50% की और वृद्धि करके देंगे उसको। अब जब प्लेग ख़त्म हो जाता है तो वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं, वो 50% कहते हैं जितनी तनख्वाह उतनी लो। तो अब गांधी जी पहली बार यहाँ पहुँचे और जो अहमदाबाद में जिस मिल में ये विद्रोह हो रहा था, वो मिल का जो मालिक था वो गांधी जी को अच्छे से जानता था, मित्र ही समझिए। फिर भी अब गांधी जी एकदम सिद्धांतों पे अड़े, अब नहीं गुरु, गलत हो रहा तो गलत हो रहा। और पहली बार यहाँ पर हड़ताल की है, पहली बार उन्होंने हड़ताल किया, वो अनशन किया। और ये उसके बाद मिल मजदूरों के बीच में बॉन्ड साइन हुआ, मतलब वो वहाँ पे कमिटमेंट हुआ कि चलो 50% नहीं 35% ले लीजिए आप, ये आंदोलन ख़त्म कीजिए, चलिए कुछ तुम बहुत मतलब इतना मत, जितना उनके पास जितनी प्रॉफिट हुई थी उस हिसाब से उनको सेटलमेंट कर लिया। और मज़दूर भी खुशी हो गए कि नहीं ठीक है, यहाँ इतना ही ठीक है, जितना भी मिल रहा हो सब सही है। तो ये भी आंदोलन सफल रहा। लेकिन आपके टॉपिक में ये परसेंट की चर्चा नहीं है, इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्पेक्ट्रम में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या होता है स्टोरी में ये देखते हैं। ये 3 आंदोलन तो सफल हो गए, इतनी तक तो नेशनलिज्म की कहानी कंप्लीट थी। आगे क्या चलते हैं इस पे हमको थोड़ा चलना है। चलिए ये सब जब ये टाइम पीरियड कंप्लीट 1918 ये टाइम पीरियड जब होता है तो वर्ल्ड वॉर पहला जो होता है वो भी 1918 में ख़त्म हो जाता है। अब जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो अब ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में क्या हुआ कि अब अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको डोमिनियन स्टेटस, क्या कोई स्टेटस भारत को देना तो है ही नहीं। मतलब भारत को अब गुरु जो चीज़ मिल गई हो उसको कोई कहाँ से छोड़कर चला जाए तो छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में क्या करेगा, वो एक एक्ट लाएगा। उस एक्ट का नाम है 1919 में एक एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट ये लिखा भी है। चलिए 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो उस एक्ट का क्या मतलब था बेटे, उस एक्ट का मतलब ये था कि कोई भी जो रिवॉल्यूशनरीज है, मतलब जो भी कोई नेता है, मतलब ये जो रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी कोई भी क्रांतिकारी घटना घटी, मतलब जो देख रहा हो व्यक्ति, अगर कोई क्रांति में भाग ले रहा है तो उसको तुरंत पकड़ लो और 2 साल की बिना अपील बिना दलील, मतलब बिना कोर्ट के कोई कोर्ट का प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है और उसको उठाकर जेल में कर देंगे, वो जाए जेल। जब उसको भेज देंगे जेल 2 साल तक, पहले तो सज़ा काटे, उसके बाद उस पर चर्चा परिचर्चा होगी। तो ये जो रॉलेट एक्ट, एक तरीके से इसको एक भारतीयों ने काला कानून या ब्लैक लॉ भी कहा है, काला कानून या ब्लैक लॉ। तो एक ब्लैक लॉ लाया गया, अंग्रेजों द्वारा जो कानून लाया गया ये काला कानून। तो भारतीयों को लगा गुरु हमने इनका इतना सहयोग किया और ये हमको डोमिनियन स्टेटस देने की जगह काला कानून दे दिए। तो भारतीय मतलब अब गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी एक मूवमेंट चलाने की कोशिश करेंगे सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह एक मूवमेंट शुरू करना चाह रहे थे। और वो मूवमेंट, थोड़ा मूवमेंट लिखने के लिए थोड़ा मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए इतनी चीज़ें लिखते रहिए आप लोग, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, बहुत बेहतरीन स्टोरी है। बोल्ड थोड़ा छोटा है, स्पेस
लेकिन मोटिवेशन कम नहीं है। मस्ती से पढ़िएगा साथी, जितनी जोश में पढ़ेंगे इतना जान लीजिए कि आपके पाँव का कांटा आप ही से निकलेगा। मस्ती से पढ़िए। चलिए, तो जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह चलाना चाह रहे थे वो 6 अप्रैल को शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया। अब होता क्या है कि इसमें क्या था कि सब स्ट्राइक पे चले जाना था, लोगों को स्ट्राइक पे चले जाना था, सरकारी नौकरियों से थोड़ा दूरी बनाना था, मतलब नौकरी सरकार का सहयोग कम करना था, नौकरी से छुटकारा और स्ट्राइक पे जाइए। इसके अलावा और क्या करना था, ये तो इतना तो करना ही था, रैली निकालेंगे, ये सब किया जाएगा। तो रैली निकालते भी हैं। 10 अप्रैल को क्या होता है, आपकी किताबों में जो स्टोरी लिखी है उसी के आधार पर चल रहा है। 10 अप्रैल में अमृतसर एक जगह में रैली निकल रही थी, अमृतसर में। वहाँ रैली निकलते समय पुलिस ने गोली चला दी। ठीक, अब जब गोली चला दी अंग्रेज़ों ने, तो ऐसे में क्या हुआ कि पब्लिक थोड़ा भड़क गई। तो उसने भी, अब जो सरकारी बैंक थे, सरकारी एजेंसीज थी, स्कूल्स थे सरकारी, मतलब जो सरकार की जो जितनी भी चीज़ें थी उस पर वो भी धावा बोल दिए, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिए। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या किया, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो एक मार्शल लॉ ला दिए। 10 अप्रैल के बाद मार्शल लॉ ला दिए। मार्शल लॉ क्या था? अब मार्शल लॉ का मतलब बेटे ये था, मार्शल लॉ दिख रहा होगा, मार्शल लॉ का मतलब ये था कि अब यहाँ से जो सिस्टम होगा सब सेना समझेगी, सेना देखेगी। तो सेना का काम हो गया सिस्टम को, लॉ को देखना है, शांति बनाना है। अब आप टाइम पीरियड देखिएगा, 13 अप्रैल एक डेट आया, 13 अप्रैल एक बैसाखी का दिन था। बैसाखी एक त्यौहार है, पंजाबियों का त्यौहार है। बैसाखी का दिन था और सब लोग भारी संख्या में पंजाब में अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ जाकर इकट्ठा हुए, बैसाखी का त्यौहार ही मना रहे थे। और कुछ लोग मूवमेंट के खिलाफ, जो चल रहा था रॉलेट सत्याग्रह, उसके खिलाफ थोड़े बहुत नारे वारे लगा रहे थे। खैर, इसकी जानकारी उस समय के जो जनरल थे, सेना के जो जनरल थे, जनरल डायर, उनको मिल गया। और जनरल डायर एंट्री करते हैं जलियांवाला बाग में, और जितने ही एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ सब जगह पर सबको बंद कर देते हैं। और पुलिस को, जो सेना लेकर आए थे, वो सेना से कहते हैं फायर, और इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मतलब ये बहुत ही दुखद घटना थी। 13 अप्रैल, ये समझिए भारत के इतिहास में बहुत दुखद दिन है। और आप जलियांवाला बाग की कहानी सुने होंगे, बहुत सारी पिक्चरों देखे हैं। अगर पिक्चर नहीं देखा तो देखिए, पिक्चरों को देखिए। जब ऐतिहासिक पिक्चर देखेंगे तो आप देश की कहानी को समझेंगे। भगत सिंह पिक्चर में भी जलियांवाला बाग की चर्चा है। ठीक, जलियांवाला बाग के बाद उस इंसिडेंट के लिए जनरल डायर के ऊपर हंटर आयोग बैठे, हंटर आयोग का गठन हुआ। ये सब मैं ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बुक के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दोज हु आर फाइटिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द हिस्ट्री एंड द व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री। जैसे हंटर आयोग बैठा, लेकिन हंटर आयोग ने जनरल डायर को सही साबित किया। अंग्रेज़ों का बैठा हुआ आयोग, अंग्रेज़ों को साबित करना है, सही सब उन्हीं को करना है। लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, सब वही वाला हाल है। चलिए, यहाँ तक की बात तो आप समझ गए होंगे। देश में एक दहशत का माहौल फैल गया, डर का माहौल फैल गया। इतनी ये सब कृत्य होने के बाद जो पब्लिक थी वह भी एकदम उग्र हो गई, वह भी सब स्ट्राइक करने लगी, अब सब तोड़ फोड़ करने लग गई, सरकारी एजेंसीज तोड़ फोड़ करने लगी। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, इस पूरे आंदोलन को बहुत ही ब्रूटली दबाया, बहुत लोगों को मारा, बहुतों को पकड़ा, बहुतों को परेशान किया, बहुतों को जेल भेजा। अंत में गांधी जी ने हफ्ता 10 दिन ये आंदोलन चला था, मतलब ये 1 वीक आंदोलन था। 6 अप्रैल से शुरू हुआ, 13 अप्रैल आप देख ही रहे होंगे। अब गांधी जी ने भी वो आंदोलन, ये सब हिंसा देखकर गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। अच्छा, अब गांधी जी को अंग्रेज़ों की जो रियल पिक्चर थी समझ में आ गई। गुरु, ये आदमी लोग अच्छे नहीं हैं और ये आदमी अपने बात पे भी नहीं है। अब यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है। अभी तक जो चल रहा था, गांधी जी के मन में कुछ और था,
वो सोचते थे कुछ और, लेकिन अब वो जान गए हैं कि ये ब्रिटेन, ये जो ब्रिटिश है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अब इनको हम कैसे लड़ेंगे? अपने जो आंदोलन करने का तरीका है, इसको मास मूवमेंट किया जाए, बड़े स्तर पर लाया जाए, पूरे देश के स्तर पर लाया जाए। तो कैसे लाया जाएगा? हिंदू और मुस्लिम, दो अलग अलग कम्युनिटी जो अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको पहले तो एक लाना होगा। विचारधारा देखिए, विज़न देखिए व्यक्ति की, उस महापुरुष की विज़न देखिए कि अब वो समझ गया गुरु पिक्चर क्या है, खेल क्या है। खेल कुछ ऐसा है कि सबको साथ में लेकर चलना है, तभी आंदोलन सफल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना है। अब मुस्लिम को साथ में लाना है और हिंदू को भी साथ में लाना है। अब हिंदू क्या सोचते हैं? हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाने का बहुत सरल तरीका, जब आप किसी चीज़ के प्रति दृढ़ता से लग जाइए तो सफलता, मतलब वो चाबी भी आपको मिल जाती है। बस इस विचारधारा को, मतलब मास मूवमेंट शुरू करने की विचारधारा को गांधी जी अपने मन में दृढ़ता से धार लिए। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जब ब्रिटेन युद्ध को जीत जाता है, तो जो सेंट्रल पावर में एक देश है टर्की, टर्की के खिलाफ जब युद्ध जीत जाता है, तो लोगों को क्या लगता है, टर्की में जो वहाँ का राजा है, उस राजा को खलीफेट राजा को, मतलब खलीफा कहा जाता था। तो लोगों को लगा कि गुरु खलीफा को ये परेशान करेंगे ब्रिटेन वाले। और जो खलीफा है, ये इस्लाम के उस समय आइकन हुआ करते थे, मतलब जो इस्लाम धर्म है उसमें कोई भी बात कही जाए, कोई भी परिवर्तन की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो खलीफा थे। ठीक, अब इससे जो भारत के भी इस्लाम लोग थे, मतलब भारत में भी इस्लाम से जुड़े जो समुदाय थे, वो भी सोचने लगे गुरु ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, अभी वो हमारे लोगों को परेशान, मतलब खलीफा साहब को परेशान करेगा। भारत तो वैसे हिंदू तो सोच ही रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा, जब दुश्मन का दुश्मन सेम रहे, मतलब दुश्मन मतलब किसी दो लोग का दुश्मन सेम रहे, जैसे हिंदू के भी दुश्मन सेम ब्रिटिशर्स, मुस्लिम के भी दुश्मन सेम ब्रिटिशर, तो ऐसे में क्या होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक, एक कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो हिंदू और मुस्लिम अब साथ आ जाएंगे। ठीक, कैसे साथ आएंगे, एक पूरी कहानी सुनिएगा। मुस्लिम एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, उस मूवमेंट का नाम है खिलाफत। ठीक, तो खिलाफत मूवमेंट के लिए, शुरू करने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, उस दो भाई हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाइयों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट शुरू करने के बारे में सोचा। और इसके लिए वो गांधी जी से जाकर मिले। जब गांधी जी से जाकर मिले तो गांधी जी से पूछे कि ये मूवमेंट जो हम चलाना चाहते हैं, इसको मास स्तर पे कैसे चलाएंगे। गांधी जी ने कहा बिल्कुल आप इसको मास स्तर पे चला सकते हैं, हम भी एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं, नॉन कॉरपोरेशन। ठीक, मतलब नॉन कॉरपोरेशन। अब ये वाई क्यों लिखा है, एक्चुअली क्या है कि जो गांधी जी हैं उनकी एक किताब है हिंद स्वराज। गांधी जी के बुक हिंद स्वराज में लिखा गया है कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो अंग्रेज हैं, ये भारत में आकर कैसे राज करने लगे, बिकॉज जो इंडिया के लोग हैं वो इनको कोऑपरेट कर रहे थे। अगर इंडिया इनको कोऑपरेट, इंडियंस इसको कोऑपरेट नहीं किए होते उस समय, तो ये कभी हमारे देश में राज नहीं कर सकते थे। उसी समय अगर विरोध करते, धत कौन हो तुम, हमने जानते, हटो हटो हटो, तो ये कभी हमारे देश में राज नहीं कर सकते थे। लेकिन हम इनको कोऑपरेट किए तो अब ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ये 2, 4, 10 सालों बाद छोड़ खुद ही चले जाएंगे। जान रहे हैं हमारी ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे जो भी इनकी जो संस्थाएं हैं यहाँ, हमारे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये खुद ही छोड़कर चले जाएंगे। तो उनकी इस किताब में लिखा था, तो जो हिंद स्वराज किताब थी, बुक थी, उसमें लिखा था। तो इसीलिए लिखा है कि वाई नॉन कोऑपरेट। तो क्यों नॉन कोऑपरेट, तो आप समझ गए आप लोग क्यों नॉन कोऑपरेट करना है। तो गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना चाहते थे और शौकत अली और मोहम्मद अली जी कौन सा, खिलाफत मूवमेंट चलाना चाहते थे। तो ये दोनों मूवमेंट साथ में चलाना चाहते थे। तो शुरुआत कैसे हुई मूवमेंट की, थोड़ा इसको समझते हैं, पिक्चर दिमाग में लाते हैं फिर से। क्या हुआ कि सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें खिलाफत मूवमेंट के बारे में चर्चा होने वाली थी, चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ सहयोगी दल के लोग
नहीं चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, मतलब नॉन कोऑपरेशन फिर से लागू हुए। दो कारण थे बहुत महत्वपूर्ण। पहला तो वो जो ये मैसिव अटैक हुआ था, मैस्केट हुआ था, जो 1990 में जलियांवाला बाग, उनको भय था कहीं फिर से गुरु ऐसा कोई आंदोलन लाए और फिर से ऐसा कोई लंबा का खेल हो जाए, ये बहुत ब्रूटली हो जाए, या बहुत हमारी तो जो विचारधारा है वो अहिंसा को लेकर है, अंग्रेज़ों की विचारधारा तो ऐसी कोई है नहीं, तो वो ये बहुत बड़ी जो हत्या होने वाली थी या बहुत बड़ी जो अराजकता होने वाली थी, एक तो उसको टालना चाहते थे उस वजह से। और दूसरा ये था कि अगले मतलब नवंबर 1920 में इलेक्शन होने वाले थे। तो बहुत सारे लोग नेता सोच रहे थे कि गुरु इलेक्शन में मतलब एक एक्ट पारित, भारत शासित अधिनियम जैसे पारित किया जाता है, तो उस समय जो एक्ट पारित किया गया था माउंट चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था 1990 में, उसके तहत अब इलेक्शन के बारे में चर्चा होने लग गई थी। तो अब वो सोच रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम संसद में जाकर बैठेंगे, तो जो नीति बनाई जा रही है, जो बिल बनाई जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो, तो हम जाकर वहाँ पर अंग्रेज़ों को वोट नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं दिया जाएगा, बिल के खिलाफ बोलेंगे, जनता को हमारी बातें बड़े स्तर पे पता चलेगी और हम नए नए अच्छे काम बिल लाने की कोशिश करेंगे। ये सब टाइप का विचारधारा उनके मन में था। अगर ये सब हो जाएगा आंदोलन तो कहाँ उसमें फंस जाएंगे, तो फिर नहीं हो कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, गांधी जी बहुत डेडिकेटेड थे। जीवन में बेटा डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं से कहीं तक का सफ़र करना है तो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज यू नो अबाउट द एपीजे अब्दुल कलाम, ही टोल्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ बिग ड्रीम। पहले तो बड़ा सपना सोचो, दूसरी खूब पढ़ो, खूब ज्ञान अर्जित करो, कहीं से भी नॉलेज एक्वायर करो। तीसरी जो फोर्थ स्टेप है उसमें चर्चा हो रही है। तीसरी स्टेप क्या है कि खूब हार्ड वर्किंग रहो, डेडिकेटेड रहो, हार्ड वर्क करो। चौथा एकदम जुट जाओ अभी से। अब सोचो नहीं, अब एक बार तुमने सोच लिया, अब जुट जाओ, मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी। तो अब क्या होगा कि 19 दिसंबर 1920 में फिर से जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, गांधी जी सब मना लिए होते हैं। अब यहाँ पर सबने तय कर लिया, चलो ठीक है, नॉन कोऑपरेशन शुरू किया जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये जो अब इतना सब कुछ चल रहा है, तो अब इसको हम नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग शुरू करना है। और जस्ट नेक्स्ट मंथ जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है खिलाफत मूवमेंट के साथ। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया खिलाफत मूवमेंट के साथ। तो आपके जो पहला जो चैप्टर है, मैं मतलब ये चैप्टर 2 में जो पहली टॉपिक में ये 3 टॉपिक की चर्चा हुई है, ये आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत हुआ बस यहीं तक की चर्चा है। इसके बाद की चर्चा नेक्स्ट मतलब पॉइंट 2 में लिखा है और उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। 2-3 चीज़ मेंशन करिएगा, मतलब जैसे कमेंट दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो जब बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और खूब मस्ती के साथ पढ़िएगा, इतिहास है बहुत मज़ेदार है। चलिए, जय हिंद साथी, वंदे मातरम, धन्यवाद।